गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सर के बुक से थ्योरी ऑफ सप्रेशन वाली बुक हम पढ़ रहे हैं और इसका हम 5th चैप्टर आज पढ़ेंगे, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस। तो 4 चैप्टर हमारे हो गए हैं और उसको हमने डाल दिया है यूट्यूब पर। तो अभी हम ये 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सर ने सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को कैसे एनालाइज करना है वो उसके बारे में बताया है। तो इन आवर डेली प्रैक्टिस वी एनकाउंटर लॉट ऑफ dilemmas. The complaints disappear in one system only to appear in another. ठीक है, एक सिस्टम से डिसअपियर होएगी तो वो दूसरे सिस्टम पे अपीयर होएगी, ये होता ही है। Comprehending or not comprehending the follow-ups properly might be a key in determining success and failure. ठीक है, तो ये हमारा जो फॉलोअप है यही हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे सक्सेस या फेलियर को बताता है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वन can see how there is confusion to assess patient in terms of Hering's law of cure if it is taken in strict sense of the word and not understood properly. तो इसमें सर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह बताएंगे कि देखने के लिए कि हम सही ऑर्डर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। It is important to remember that a real sense of well-being is always an accompaniment of disappearance of physical symptom in right direction. तो जब हम जो सेंस ऑफ वेल-बीइंग है वो हमेशा कैसे आएगी, डिसअपेरेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम के साथ साथ राइट ऑर्डर में वो डिसअपेरेंस होनी चाहिए। दिस इज ट्रू इन सोरा बट नॉट ऑलवेज ट्रू इन साइकोसिस एंड सिफिलिस। इन साइकोसिस द पेशेंट मे फील गुड जनरली बट डिजीज कंसील्ड डीप इनसाइड गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सोरा में हमारा फॉलो करेंगे, मतलब ये सोरा में आपको देखने को मिलेगा कि सेंस ऑफ वेलबींग वाला जो बताया सर ने कि डिसअपेरेंस हो रहे हैं और राइट ऑर्डर में हो रहे हैं, बट साइकोसिस और सिफिलिस में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इन साइकोसिस द पेशेंट में फील गुड जनरली बट डिजीज कंसील डीप इनसाइड गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, साइकोटिक डिजीज में उसको ऐसे फील हो रहा होता है कि अच्छा कि मतलब मैं ठीक हो रहा हूँ, मगर कई बार वो डिजीज जो है वो डीप डाउन चली गई होती है। बेस्ड ऑन द चार्ट 7 लेयर ऑफ सप्रेशन और डिजीज प्रोग्रेशन वन फाइंड इट इजी टू आंसर क्वेरीज विच अराइज इन डे टू डे प्रैक्टिस वेदर द फॉलो अप इज गुड और बैड। तो ये हमारा जो थ्योरी ऑफ सप्रेशन के 7 लेयर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ऐसे केसेस में समझने के लिए कि हमारा फॉलोअप सही है कि नहीं। एग्जाम्पल्स आर द फॉलोइंग फॉलोअप्स गुड और बैड। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं सर। व्हाट डायरेक्शन डज ईच वन फॉलो? First, a patient complaining of pain in abdomen due to acidity is treated homeopathically. The pain in abdomen disappear and tingling numbness in hands start. It is good or bad? How did the disease progress from center to periphery or inside out? तो इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या था, एसिडिटी थी और उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दी तो वो एसिडिटी तो खत्म हो गई, उसको टिंगलिंग नमनेस शुरू हो गई हैंड्स में। और इसमें सर ने पूछा है कि वो चीज़ सही है कि गलत है। तो डिजीज में कहाँ से कहाँ ट्रेवल हो रही है? डिजीज है ट्रेवल फ्रॉम एब्डोमेन एंडोडर्मल ओरिजिन टू 6th लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये बैड है हमारा ये फॉलोअप। ठीक है, तो ये 6th लेयर पे पहुँच गई, 2nd लेयर से 6th लेयर पे। फिर है सेकेंड एग्जाम्पल, पेन इन एब्डोमेन डिसअपियर एंड एंकल जॉइंट स्टार्ट पेनिंग। ठीक है, एब्डोमेन में पेन था वो डिसअपियर हो गया और एंकल जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गया। गुड और बैड? हड्डियों में चला गया। तो कौन से लेयर की है? बोन्स, 3rd लेयर की। और 2nd लेयर पे था जो पेट की प्रॉब्लम थी। वेदर दिस इज इनसाइड आउट, अप डाउनवर्ड और मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्टमक टू लेस इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिटीज। The disease has shifted from endoderm that is 2nd level to mesoderm connective tissue 3rd level. तो ये बैड है। इसमें हमको ऐसे देखने को लग रहा है कि पेट में था तो ऊपर होता है पेट और एक्सट्रीमिटीज़ नीचे होती हैं तो अप से डाउन है, ये कई लोग बोलते हैं। और इनसाइड आउट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले हमारे एब्डोमेन में थी प्रॉब्लम, फिर उसके बाद वो नमनेस में आ गई, तो ये भी कई लोगों को लगता है कि इनसाइड आउट हो रहा है, अप डाउनवर्ड हो रहा है, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्टमक टू लेस इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिटीज़ हो रहा है, ऐसे लगता है लोगों को। मगर सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है ना। एक्सट्रीमिटीज़ में पेन नहीं जा रही ना, नमनेस हो रही है। अगर पेन जा रही होती तो फिर हम सोचते कि पेट की कम होके और एक्सट्रीमिटीज़ में नॉर्मल मसल पेन जा रही है, तब हम फिर भी सोचते, मगर वो भी 3rd लेयर की थी मसल पेन भी, तो वो भी गलत ही होती। फिर है डायरिया स्टॉप्स एंड स्केलिंग एंड केराटिनोसाइटोसिस ऑफ स्किन स्टार्ट सोरियासिस। ठीक है, तो डायरिया उसको था और वो ठीक हो गया और उसके बाद उसको सोरियासिस हो गया, तो ये भी हमारा गलत है। इट अपीयर्स एज एक्सटीरियोराइजेशन ऑफ डिजीज विच हैज़ गॉन फ्रॉम इनसाइड स्टमक टू आउटसाइड स्किन।
ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सटराइजेशन हो रही है, कि पेट की प्रॉब्लम थी वो बाहर स्किन पे आ रही है, बट एक्चुअली डिजीज हैज शिफ्टेड फ्रॉम एंडोडर्म्स दैट इज सेकंड लेवल टू मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज थर्ड लेवल. Since psoriasis is expressed on skin that is the epidermis, but it is actually due to pushing up of keratinocytes by problem in the dermis. तो डर्मिटोन ओरिजिन है इसका, hence it is deeper. ठीक है, तो सोरियासिस हमारी थर्ड लेयर की प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है, जो केराटिनोसाइट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बनने लग जाते हैं और उससे वजह स्किन ऊपर की उतरना शुरू हो जाती है. तो ये डर्मिस की प्रॉब्लम है. तो डर्मिस हमारा मेसोडर्म में आता है. तो फिर हमारा सेकंड, विटिलिगो अपीयर्स ऑन स्किन फ्रॉम इनसाइड जीआईटी. जीआईटी की प्रॉब्लम थी उसको, और उसके बाद उसको क्या हो गया, विटिलिगो हो गया, स्किन पे आ गई विटिलिगो प्रॉब्लम. तो विटिलिगो कौन से लेयर की है, हमको लगता है कि ये स्किन की है तो एक्सटराइजेशन हो रहा है ये लगता है, मगर विटिलिगो में होता क्या है, हमारे जो मिलेनोसाइट्स होते हैं वो मिलेनिन डिस्ट्रक्शन होने लगती है. तो ये एपीयूटी सिस्टम में आएगा मेरे ख्याल से, 5th में आना चाहिए. हाँ, बैड. Vitiligo leukoderma appears due to destruction of melanocyte which produces melanin. Melanocyte belongs to 5th level, that is APUT system. Amine precursor update decarboxylate system. Again, not only the disease has gone deeper, but there is also destruction which should not occur when on holistic treatment. ठीक है, तो लेयर तो चेंज हो ही रही है, म्याज़म भी चेंज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन आ गया, सिफिलिस आ गया. ठीक है, तो ये एज अ होल हम इसको गलत मानेंगे. फिर है हेयर फॉल स्टार्ट इनसाइड आउट. अच्छा, डायरिया को इन्होंने तीनों उसमें डिवाइड किया ना, कि अगर डायरिया स्टॉप हो गया और ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो सही है कि गलत है. तो तीसरा क्या एग्जांपल है, डायरिया स्टॉप हुआ और हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो ये सही है कि गलत है. हेयर फॉल कौन से लेयर की है, जिसमें डर्मिस, थर्ड का है ना डर्मिस, जिसमें सोरियासिस है. सोरियासिस भी थर्ड में है और ये हेयर फॉल भी थर्ड में आना चाहिए, मेसोडर्म में है. तो हेयर फॉल स्टार्ट है इनसाइड आउट. ये लोगों को लगता है कि पेट की प्रॉब्लम ठीक हो गई और हेयर फॉल होने लगी तो ये इनसाइड आउट हुआ. तो हेयर फॉल स्टार्ट इनसाइड आउट लगता है लोगों को, मगर ये बैड साइन है. हेयर फॉलिकल्स फाइंड देयर ओरिजिन इन डर्मिस, अगेन थर्ड लेवल. हेयर फॉल विच अपीयर सो बनाइन एंड अनइम्पॉर्टेंट एंड इज सो कैजुअली डिसमिस्ड एज बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी मे बी एन इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग मेडिसिन. फिर फोर्थ एग्जाम्पल दिया इन्होंने, डायरिया स्टॉप हुआ और इचिंग इरप्शन स्टार्ट विद फीवर इनसाइड आउट. तो ये गुड साइन होगा क्योंकि एपिडर्मिस पे आ गई प्रॉब्लम सेकंड लेयर से फर्स्ट लेयर पे. गुड साइन, एपिडर्मिस और एक्टोडर्मल बीइंग अफेक्टेड आफ्टर एंडोडर्म इज वेलकम. फिर है फिफ्थ, डायरिया स्टॉप, एब्सेस स्टार्ट अपीयरिंग ऑन स्किन विद फीवर इनसाइड आउट. ये क्या इनसाइड आउट है, नो, बैड. नो पस और इन्फेक्शन, इन्वाइटिंग सेप्टिक कंडीशन इज वेलकम even if it is on epidermis or ectoderm. It indicates that the immunity of the person as a whole has to be geared up. तो ये भी सही नहीं है हमारा, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि डायरिया स्टॉप हुआ और एब्सेस बनने शुरू हो गए. तो एब्सेस बन रहे हैं तो ये एक हमारी तरह से क्या हो रहा है कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो रही है. ठीक है, और वो एपिडर्मिस पे ही चाहे बन रहा है, एक्टोडर्म पे बन रहा है, मगर वो सिफिलिस है ना, एक तरह से सिफिलिस आ गया ना उसका, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इंडिकेट्स दैट द पर्सन एज अ होल हैज़ नॉट बीन गेट अप. फिर फोर्थ ओपिनियन ने एग्जाम्पल बताइए, ये तो सारे हो गए. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा डिसअपियर एंड ड्राई कफ स्टार्ट. अस्थमा था उसको और ड्राई कफ शुरू हो गया. इज इट डाउन अपवर्ड? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा डिसअपियर एज इफ ड्राई कफ स्टार्ट. द डायरेक्शन टेकन बाय द डिजीज इज इनसाइड आउट, हेंस वेरी गुड. ठीक है, अस्थमा जो हमारे ब्रोंक्यूल्स वगैरह की प्रॉब्लम थी लोअर, हाँ, अब ये ऊपर ड्राई कफ आ रहा है, नॉर्मल फेरेंजाइटिस वगैरह में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये गुड है. फिर है अस्थमा डिसअपियर एंड स्नीजिंग स्टार्ट. इज इट डाउन अपवर्ड? यस, स्नीजिंग स्टार्ट इक्वली गुड, क्योंकि ये हमारा वही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इनिशियल पार्ट पे आ गया ना, तो वहाँ पर भी ये गुड साइन है. अस्थमा ठीक हो रहा है और स्नीजिंग अगर आ रही है. अस्थमेटिक स्नीजिंग स्टॉप्स एंड गेट ब्रेथलेस. अब हम लोग क्या कई बार गड़बड़ कर देते हैं ना, कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर, कि अस्थमा ठीक हो गया और उसको स्नीजिंग हो गई, तो वो स्नीजिंग को ठीक करने लग जाते हैं. तो वो हमको स्नीजिंग को नहीं ठीक करना है, वो स्नीजिंग अपने आप ठीक हो जाएगी उसी मेडिसिन से जो उसको दी हुई है. ठीक है, वो नहीं करना, फिर वो उसकी इंडिकेटेड मेडिसिन दे देंगे, फिर वो फिर से सप्रेस हो जाएगी.
asthmatic sneezing stops and yet breathlessness on exertion persists. Breathlessness on exertion is sure short sign that the disease has been suppressed to the cardiac plane, mesodermal plane. ठीक है, तो ब्रेथलेसनेस हो रही है अगर उसको, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वो हमारा सप्रेस्ड हुई है और कार्डियक प्लेन पे चली गई है, मेसोडर्मल प्लेन पे चली गई है, तो ये बैड होएगा, है ना। अस्थमा था उसको सेकेंड लेयर का और वो पहुंच गया हमारा कार्डियक लेवल पे, ब्रेथलेसनेस वगैरह होने लग गई उसको, है ना, तो ये हमारा रॉन्ग साइन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही है ना अस्थमा। ट्यूबरकुलोसिस वगैरह आएगा, निमोनिया, तो वो हमारा फोर्थ में आएगा, जो हमारा पैरेंकाइमल ओरिजिन वाले हो गए। फिर है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। अगर आपका ड्राई कफ हो रहा है, सॉरी अस्थमा डिसअपियर हो रहा है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी बैड है, क्योंकि हमारा अस्थमा सेकंड लेयर का है और ये जो है हमारा फोर्थ लेयर का है। रीजन सेम एज अबव। फिर है अस्थमा डिसअपियर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्टिलेज ऑफ स्पाइन विच इज द थर्ड लेयर, हैंस प्रोग्नोसिस इज बैड। ठीक है, सेकंड से थर्ड में चला गया, तो ये भी गलत है। तो कार्टिलेज वगैरह हमारी सेकंड वो थर्ड लेयर में आती है, मसल, कार्टिलेज, बोन्स। फिर है अस्थमा डिसअपियर एंड गिडीनेस अकर। तो गिडीनेस में क्या होता है, गिडीनेस भी हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आ गया, तो इट इज़ ऑल्सो सर्टेनली बैड। लेयर्स अफेक्टेड इज सिक्स लेयर पे चले गया सेकंड से। और अस्थमा डिसअपियर एंड लम्बैगो सैक्रल पेन एंड शियाटिका इज बेटर। फिफ्थ में क्या बता रहे हैं, लम्बैगो। लम्बैगो उनका जो हो रहा है, लम्बैगो सैक्रल पेन और शियाटिका बेटर हो रहा है, और पेन इन चेस्ट रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म अकर्स। तो लम्बैगो सैक्रल पेन शियाटिका किस में है हमारा, थर्ड लेयर में है ना। और पेन इन चेस्ट रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म किस में आ गया, चेस्ट से हमारा जा रहा है ना, आर्म में जा रहा है, वो भी थर्ड में क्यों होगा, लेफ्ट आर्म को जा रहा है, इसका मतलब हार्ट से रिलेटेड इशू है, पेन इन चेस्ट, तो ये फोर्थ लेयर हो गया। डिजीज प्रोग्रेशन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ लेयर, तो ये बैड है। और लम्बैगो बेटर एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ये भी बैड है, क्योंकि थर्ड से फोर्थ में चला गया। फिर है लम्बैगो बेटर, ब्लड प्रेशर अपीयर्स टू हैव इंक्रीज्ड। डिजीज प्रोग्रेस फ्रॉम थर्ड लेयर टू फिफ्थ लेयर अफेक्टिंग द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एपिड्यूटरी सिस्टम। अच्छा, ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर अपीयर्स टू इंक्रीज, मतलब लम्बैगो ठीक हुआ थर्ड लेयर का और फिफ्थ लेयर पे पहुंच गया, शुगर पे चला गया, मतलब एपीयूटी सिस्टम में चला गया, तो ये भी हमारा बैड है। फिर है लम्बैगो बेटर एंड पेन इन नेक स्टार्ट, नीचे से ऊपर जा रहा है, सेम चीज है ना, पेन है और मगर ये ऊपर से नीचे जानी चाहिए, तो ये नीचे से ऊपर, लम्बैगो ठीक हुआ तो नेक में पेन आ गया, ये गलत है। बैड साइन, डिजीज हैज असेंडिंग अपवर्ड इन द सेम लेयर। फिर है लम्बैगो बेटर एंड फेशियल और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया अकर्स। ठीक है, फेशियल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया अकर हो गया, तो इस ये भी हमारा सिक्स लेयर का आ गया, ब्रेन से रिलेटेड आ गया ना, तो ये भी हमारा बैड साइन है, थर्ड लेयर से सिक्स लेयर पे चला गया। और लम्बैगो बेटर लुकोडर्मा अकर्स। ल्यूकोडर्मा में क्या होता है, लुकोडर्मा में वही विटिलिगो, हाँ, उसको ही बोलते हैं। मेलानोसाइट्स हमारे डिस्ट्रॉय होने लग गए, तो ये फिफ्थ लेयर के एपीयूटी सिस्टम की प्रॉब्लम आ गई, थर्ड लेयर से फिफ्थ लेयर में चला गया। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। लाइकन प्लेनस अकर और हेडेक विद डिजीनेस अकर, ये दोनों का आंसर जी एंड एच, बोथ ऑब्वियसली बैड साइन। लाइकन प्लेनस इज ए साइकोसोमेटिक डिजीज एंड ये हेडेक विद डिजीनेस, ये भी हमारा बैड साइन होगा, क्योंकि ये भी हमारा थर्ड से फिफ्थ लेयर पे चला गया, नहीं सिक्स पे चला गया, हेडेक एंड डिजीनेस। ठीक है, तो ये भी हमारा बैड साइन हो गया। और फिर है लास्ट में लम्बैगो बेटर एंड अर्टिकेरिया अकर्स। अर्टिकेरिया में क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ हिस्टामाइन फ्रॉम मास्ट सेल, एंजियोब्लास्टिक ओरिजिन, हैंस डिजीज हैज प्रोग्रेस टू थर्ड टू फोर्थ लेयर। ठीक है, वो स्किन, फिर उसमें वो फोर्थ लेयर वाली जो दिखाई है, हाँ, जो हमारा अर्टिकेरिया वाली प्रॉब्लम है ना, वो स्किन वो एपिडर्मिस की प्रॉब्लम नहीं होती, वो अंदर जो हमारे ये बनते हैं, हिस्टामाइन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से वो तफड़ जैसे पड़ जाते हैं ना, तो ये हिस्टामाइन कहाँ से निकलता है, मास्ट सेल से निकलता है, एंजियोब्लास्टिक ओरिजिन होता है, इसीलिए ये हमारा फोर्थ लेयर का आ जाएगा, जहाँ पे हमारे आरबीसीज वगैरह है ना सारे, तो ये थर्ड से फोर्थ में चला गया, तो बैड साइन है। फिर है सिक्स एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, मेंटल सिम्टम्स बेटर बट पेशेंट फील्स फिजिकली वीक। ठीक है, मेंटल सिम्टम उसको बेटर फील हो रहा है मगर फिजिकली वो वीक फील कर रहा है, ये भी बैड प्रोग्नोसिस है, बिकॉज
Physical weakness is not a physical particular. It is due to toxins being transported higher up through active gradient. This uses up ATP energy. Hence, ATP is insufficient for daily work of cells and tissue. Hence, weakness and no desire for work or daily routine is a sure short indication of suppression, irrespective of what mental symptom is better. ठीक है, तो सिर्फ फिजिकल वीकनेस हमको तभी आएगी जब वो एटीपी यूज़ होएगा, जहाँ पे यूज़ होना चाहिए थे वहाँ ना यूज़ होकर के डिजीज़ बनाने में यूज़ होने लगता है, एक्टिव ग्रेडियंट हमारा हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से एटीपी यूज़ होते हैं, उसकी वजह से विजिकल वीकनेस शुरू हो जाती है, तो ये भी हमारा सप्रेशन कहलाया जाएगा. वाई डू सप्रेशन अकर्स? प्रैक्टिस ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन. सप्रेशन आर नॉट अ मोनोपोली ऑफ फिजिकल प्रिस्क्राइबर्स और peculiar symptoms prescribers or formula prescribers. So even homeopath who base their prescription on only mind can equally frequently suppresses. तो सिर्फ उन लोगों वही लोग नहीं करते हैं सप्रेशन जो फिजिकल पे या पर्टिकुलर पे या फिर मिक्स वाले होते हैं, वो सारे ही सप्रेस करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये वो होम्योपैथ्स भी करते हैं जो सिर्फ माइंड पर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और वो भी फ्रीक्वेंटली और इक्वली सप्रेस कर रहे हैं. Today, the homeopathic world has been unfortunately divided into two extremist camps. Those who consider the physical only and those who consider mentals only. Both these camps treat each other as untouchable. They conventionally forget that homeopathy is a holistic science and man as a whole includes mind and body. Mind cannot possibly exist without the body, nor the body without mind. तो हमको ये दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए, सिर्फ माइंड पे भी नहीं करना, सिर्फ फिजिकल पे भी नहीं करना. जिस केस की जैसी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही वो लेना है और सारा कुछ लेना है, एज अ होल लेना है पेशेंट को. इट इज़ द लैक्यूनी in the approach of homeopaths which has been solely responsible for homeopaths not being able to see or appreciate the Hering's law of cure come true in each and every case, be it acute or chronic. ठीक है, तो ये हर एक होम्योपैथ को ये चीज़ का पता होना चाहिए कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर हर जगह फॉलो होना चाहिए, चाहे वो क्रॉनिक केस हो चाहे वो एक्यूट केस हो. ए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन टू व्यू द लॉ ऑफ क्योर इन एक्यूट एंड क्रॉनिक केसेज इज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड मेंटल टोटलिटी विच इंक्लूड्स. ठीक है, और ये हमको तभी मिलेगा जब हम एक्यूट और क्रॉनिक केसेस को फिजिकल और मेंटल टोटलिटी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करें. The basic nature of mind of a person as is represented in each and every cell by his genetic code. This includes even the non-disease nature, that is religiousness, consciousness, conscientiousness, temper, slowness, quickness, mildness, bashfulness, contentment, courageous, cowardice, yielding, resignation, affectionateness, revolting or anarchist nature, etc. All these and many other arises from genetic code inherited from parents, that is carry a family trait and thus a tendency to be peculiar. ठीक है, तो जो हमारा हर सेल होता है, हर सेल का जो जेनेटिक कोड होता है वो सिर्फ डिजीज़ नॉन डिजीज़ कंडीशन को ही नहीं बताता, बल्कि आपके जो भी आपका नेचर बिहेवियर है वो सारी चीज़ों को बताता है. आपकी रिलीजियस हो कि नहीं हो, बैशफुल हो कि नहीं हो, ये सारी चीज़ें हमारे जेनेटिक कोड से डिसाइडेड होती हैं. ठीक है. Second, build look, peculiar speech, peculiar behavior, both of the individual as a whole and his organ and system, and thus have a tendency to particular disease or illness, which together we call as miasmatic trait. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेके उसका बिल्ड कैसा है, लुक कैसा है, उसकी स्पीच कैसी है, बोलने का तरीका कैसा है, जल्दी बोल रहा है, स्लो बोल रहा है, हरी ढेस्टी वाला है, अपने वर्ड्स ही खा जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं इतना फास्ट बोलते हैं, या पिक्यूलियर बिहेवियर बोथ ऑफ द इंडिविजुअल एज अ होल एंड हिज ऑर्गन और सिस्टम. ठीक है, उसका एज अ होल भी और उसके ऑर्गन सिस्टम के भी सारे जो सिम्टम्स आएंगे. दस हैव ए टेंडेंसी टू पर्टिकुलर डिजीज और इलनेस विथ टुगेदर, ये सारा कुछ लेके ही हम एक मियास्मेटिक ट्रेट बनाते हैं. इवन द टेक्सचर ऑफ हेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर एंड द टाइप एंड कलर ऑफ स्किन, nails, the length and prominence of bones, so a long way in considering the right genetic simillimum, constitutional simillimum. The emotion of love, hate, fear, anxiety, fright, illusion, etc. ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, होने चाहिए. Desire and aversion of food, drink, temperature, tolerance and intolerance to various stimuli, physical and mental. Considering only the mental or physical are the chief reasons for suppressions. ठीक है, तो सिर्फ मेंटल और फिजिकल लेने वाले जो होते हैं वो उसकी वजह से ही वही एक रीज़न है जो सप्रेशन कॉज करता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये हो गया हमारा 5th चैप्टर.
और अब हम पढ़ेंगे 6th इसके बाद साइंस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमन, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।